हेलो बच्चों, आप सभी का स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन, ह्यूमन बींग में रिस्पायरेशन होता कैसे है, तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि ह्यूमन जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है और इसमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं या जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रीदिंग, और दूसरा जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेशन है वो रिस्पायरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रीदिंग, और सेकेंड जो स्टेप होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। अच्छा, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग है क्या, तो इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब किसी भी ऑक्सीजन को इनहेल करना और किसी भी CO2 को एक्सहेल करना, यही प्रोसेस होता है क्या, ब्रीदिंग। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, तो जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, जो ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उस ऑक्सीजन का जो है यूज़ किसको बनाने में होता है, एनर्जी को बनाने में। लेकिन ये ऑक्सीजन अकेले नहीं बनाता, इसके साथ साथ फूड भी होता है जो आप डाइजेशन के थ्रू लिया है। तो फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल के अंदर ये दोनों जाते हैं और वहाँ जाके किसको बनाते हैं, एनर्जी को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, हम ऐसे कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम in human being is well developed, इसके अलावा हम कह सकते हैं it is consist of respiratory tract एंड लंग्स। तो ह्यूमन में जो रिस्पायरेशन होता है या जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और इसमें ये 2 पार्ट से कंसिस्ट होते हैं, एक जो होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और एक जो होता है वो क्या होता है, लंग्स। इस तरह से ह्यूमन के अंदर क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस कैसे होता है, अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है, लंग्स क्या है, तो सीधा सीधा हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे जो है ह्यूमन कोई रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है या किस तरह से ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेशन होता है। तो देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, इन ह्यूमन बीइंग, तो देखिएगा इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कैसे। देखिएगा, ये जो है ये है एक ह्यूमन की फेस। ये देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 2 कैविटी निकली होती है कुछ इस तरह से। ये वाला एक कैविटी और फिर एक ये कैविटी होता है, और ये दोनों जो हैं ये नीचे गए होते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे ये 2 पार्ट चले गए होते हैं कुछ ऐसा। फिर ये जो है नीचे गया होता है
और फिर ये डिवाइड हो गया होता है। और ये जो है जैसे ही डिवाइड होता है फिर ये बनाता है किसको, यहीं से जो है लंग्स जुड़े होते हैं। ये कुछ ऐसा होता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन का फेस है, ये हम कह सकते हैं आई। अब अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें नाम की अगर, अच्छा ये देखिएगा ये जो पार्ट है ये नीचे आया होता है और ये फिर ये बनाता है स्टमक को, ये कुछ यहाँ पे स्टमक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में दो तरह के ट्यूब होते हैं। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, ये जो होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, फूड पाइप। और ये जो पार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखिए इसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक या रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो देखिएगा, सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नोजल कैविटी। फिर उसके नीचे, ऐसा नोजल कैविटी क्या होता है, ये जो नोज होता है, ये नोज जिस कैविटी के अंदर ओपन होता है उसको हम नाम देते हैं क्या, नोजल कैविटी। और ये जो पार्ट है ये है आपका क्या, माउथ। माउथ जिस पार्ट में ओपन होता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं बक्कल कैविटी। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर जो है उसके नीचे जैसे हम आते हैं तो ये ट्यूब जो होता है फिर स्टमक में ओपन होता है, ये स्टमक है। और ये जो ट्यूब आता है इस ट्यूब को या फूड पाइप को हम नाम देते हैं ओइसोफेगस। इसके अलावा फिर ये क्या होता है, जिस ट्यूब के अंदर ये जैसे ओपन होता है तो इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। और फिर फेरिंग्स के नीचे देखिएगा क्या होता है, फिर फेरिंग्स जो होता है वो दो पार्ट में, एक ओइसोफेगस में और एक ये वाला पार्ट आया होता है, ये पार्ट यहाँ से। तो यहाँ पे एक जो है, एक ये जैसे ही फेरिंग्स क्या करता है, ये जैसे ही ओपन होता है तो उस पार्ट को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। और फिर वो ग्लॉटिस जो है उसके नीचे, उस ग्लॉटिस के नीचे जो है एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। तो देखिएगा ग्लॉटिस के ऊपर ये जो है, इसी ग्लॉटिस के ऊपर ये ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नाम देते हैं ईपीग्लॉटिस। फिर क्या होता है, ये लैरिंग्स जो होता है, इस लैरिंग्स के नीचे जो होते हैं कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कुछ ये ऐसे कवर किया रहता है, इसको हम नाम देते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। देखिएगा फिर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होता है ये क्या होता है, ये ओपन हो जाता है किसमें, लंग्स में। और हमारे बॉडी में लंग्स दो टाइप के होते हैं। तो देखिएगा ये जो है ये ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, इस लंग्स के नीचे जो होता है, ये लंग्स के नीचे ये सेपरेट होता है। और ये सेपरेट कैसे होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। इस डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम के थ्रू ये जो होता है ये सेपरेट होता है। अब अगर हम देखें तो कौन कौन से पार्ट जो हैं इस रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या था, नोजल कैविटी। ये जो नोजल कैविटी होता है ये ओपन होता है किसमें,
बक्कल कैविटी में, जो अभी हमने देखा, ये देखिएगा, ये नोजल कैविटी, ये नीचे बक्कल कैविटी। उस बक्कल कैविटी के नीचे होता है क्या, फेरिंग्स, और उस फेरिंग्स के नीचे होता है क्या, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एक हम कह सकते हैं ये जो होता है ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, और फ्लैप को हम कह सकते हैं एक तरह का ढक्कन। फिर एपिग्लॉटिस के नीचे होता है ग्लॉटिस, और फिर उस ग्लॉटिस के नीचे होता है लैरिंग्स। अच्छा, इस लैरिंग्स को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। फिर उस लैरिंग्स के नीचे होता है ट्रैकिया, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसी को हम नाम देते हैं क्या, ट्रैकिया। ये देखिएगा, इस वाले पार्ट को। फिर उस ट्रैकिया के नीचे एक और पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं ब्रॉन्ची, और फिर उस ब्रॉन्ची के नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रॉन्चियोल्स, और फिर उस ब्रॉन्चियोल्स के नीचे जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एल्वेओलर डक्ट, और फिर एल्वेओलर डक्ट के नीचे एक और होते हैं, एक सैक होता है जिसको हम कहते हैं एल्वेओलाई। तो अभी हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, पहले यहाँ देखते हैं। पहले जो होता है नोजल कैविटी, उस नोजल कैविटी के नीचे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के नीचे एक ढक्कन लगा होता है जो ओपन होता है ग्लॉटिस के अंदर, और उस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और उस ग्लॉटिस के नीचे लैरिंग्स जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रॉन्चियोल्स, ब्रॉन्ची, फिर ब्रॉन्चियोल्स, फिर एल्वेओलर डक्ट, यहाँ हम दिखा देते हैं, देखिएगा। फिर होता है एल्वेओलर डक्ट, फिर होता है एल्वेओलाई, यहाँ देखिएगा, और फिर ये होता है एल्वेओलाई। तो इतने पार्ट में, इतने स्टेप में जो होता है ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए, नोजल कैविटी और बक्कल कैविटी ये जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। ये देखिएगा, ये जो है नोजल कैविटी, ये बक्कल कैविटी, और यहाँ पे जो होता है एक पार्ट होता है जिसको हम बोनी पैलेट कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख देते हैं, सेपरेटेड बाय बोनी पैलेट। एक तरह का बोन है जो नोजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है, जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो अगर आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, तो ये मोस्टली दो पार्ट में है। एक जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और एक जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, उसको हम नाम देते हैं लंग्स। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखिएगा आप, सबसे पहले नोजल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी। ये देखिएगा, नोजल कैविटी, यहाँ से हम देखते हैं नोजल कैविटी, फिर ये बक्कल कैविटी, फिर ये फेरिंग्स, फिर ये एपिग्लॉटिस, फिर ये ग्लॉटिस, फिर ये लैरिंग्स। अच्छा, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि साउंड जो है यहीं से प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर। फिर होता है ट्रैकिया, और उस ट्रैकिया के ऊपर होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, और फिर ये ट्रैकिया जो है ये ओपन होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ओपन होता है, एक वाले पार्ट में हम दिखा रहे हैं, ये ओपन होता है बहुत सारे ब्रॉन्चियोल्स में, ऐसे। और ये, या हम जिसको हम ब्रॉन्ची कहते हैं, एक ब्रॉन्ची, ये वाला पार्ट ब्रॉन्ची, और ये ब्रॉन्चियोल्स, और फिर ये बनाते हैं एल्वेओलर डक्ट, इसको हम कहते हैं एल्वेओलर डक्ट। और इस एल्वेओलर डक्ट के आगे जो होता है एक कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एल्वेओलाई, एल्वेओलाई। तो ये जो पार्ट होता है
इसको हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, या थोड़ा सा जो है हम इसको बड़ा भी कह सकते हैं। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले नोजल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एपिग्लॉटिस, फिर ग्लॉटिस, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया। अब हम देखें कि कैसे जो है स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया के नीचे ब्रॉन्ची का, फिर ब्रॉन्चियोल्स, फिर एल्वोलर डक्ट की। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो हम देखते हैं कैसे होता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है रिस्पायरेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसी है रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो देखिएगा हम एक लंग्स को बना रहे हैं, एक सिंगल लंग्स को। ये देखिएगा लंग्स का एक पार्ट है। देखिएगा एक सिंगल लंग्स को आप देखोगे तो उससे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रैकिया निकला होता है। ये ट्रैकिया इधर से आया और ये इंटर किया, और जैसे ये ट्रैकिया इंटर करता है फिर ये बहुत सारे ब्रांच में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिएगा ये कुछ इस तरह से। और जैसे ये डिवाइड होते हैं फिर उसके बाद जो है देखिएगा इसको हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ची, इसको हम नाम देते हैं ब्रॉन्चियोल्स। उसके बाद जो है ब्रॉन्चियोल्स के बाद जो है एक डक्ट बनता है, ये कुछ इस तरह से ये, और फिर ये डक्ट ऐसे निकले होते हैं सबके सामने। और उस डक्ट के आगे जो होता है एक और पार्ट होता है, ये कुछ इस तरह से एक सैक। इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। अच्छा, एक और ख़ास बात होती है, जो लंग्स होता है वो लंग्स के बाहर जो होता है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन। और इस प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो लिक्विड फील्ड होते हैं। और इस लिक्विड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये कुछ इस तरह से जो है लंग्स होता है, लंग्स के अंदर पार्ट होते हैं। और यहाँ पे एक और पार्ट देखेगा, ये जो होता है ये कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं, ये इधर वाला लंग्स, ये इधर वाला, और उस पे जो होते हैं ये इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका काम क्या होता है देखिएगा, जैसे ही आप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हो तो उस कंडीशन में वो पाइप जो है आपस में इनके जो मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स ना करें। तो कोलैप्स से बचने के लिए ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन इसको जो ये रिंग जो है इसको सहारा देता है, इसको पचकने नहीं देता। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब सांस हम अंदर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स उस ट्रैकिया के वॉल को आपस में कोलैप्स नहीं होने देते। तो ये फंक्शन होता है किसका, कार्टिलेजिनस रिंग का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है, इसमें ब्रॉन्चियोल्स की अगर हम बात करें, जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे हम रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं तो ये जो है, जैसे हम रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं या ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, उस कंडीशन में ऑक्सीजन आता है और फिर वो जाता है कहाँ पे, ब्रॉन्चियोल्स में।
फिर ब्रोंचियोल्स में ये सारे ब्रोंचियोल्स में जाते हैं, ये ब्रोंची वाला पार्ट। और ब्रोंचियोल्स में जाने के बाद यहाँ पे डक्ट होता है, एल्वोलर डक्ट। एल्वोलर डक्ट के बाद फिर ये जाता है यहाँ पे एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई की अगर हम बात करते हैं तो एल्वोलाई जो होता है एक सैक होता है, या हम इसको हम एयर सैक कह सकते हैं। ये एक तरह का एयर सैक होता है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो CO2 जो सेल से आए, ऑक्सीजन जो हमने बाहर एटमॉस्फेयर से लिया, वो सभी आके यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, ये हम कह सकते हैं एक बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं, ये बहुत सारे गुच्छों में होते हैं। और इनका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो हमने एयर जो है एटमॉस्फेयर से लिया है ऑक्सीजन वाला, और जो CO2 हमने सेल से निकाला है, वो सभी आते हैं कहाँ पे, इस एल्वोलाई के अंदर। कैसे देखिएगा, ये जो एल्वोलाई होता है ये बहुत सारे ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो, CO2 हो। तो ऑक्सीजन जो है वो जाता है कहाँ से, एल्वोलाई से, और CO2 कहाँ से आता है, सेल से। और जैसे ये CO2 आते हैं फिर ये चले जाते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन चले जाते हैं सेल्स में। तो ये जो होते हैं, ये जो जितने भी एल्वोलाई हैं या जो एयर सैक होते हैं, वो सभी ब्लड वेसल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, उस कंडीशन में ये जाके कलेक्ट हो जाते हैं। और कलेक्ट होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर में एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, सेल्स के अंदर। और सेल्स जो होता है वो जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू या फूड के साथ कंबाइन करके ये बना लेते हैं, किसको, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अभी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हमने देखा ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट थे। तो हमने देखा नोजल कैविटी, बकल कैविटी, फेरिंग्स के बारे में, एपिग्लॉटिस के बारे में, ग्लॉटिस के बारे में, फिर हम लैरिंग्स के बारे में। अच्छा, नोजल कैविटी क्या होता है, नोजल कैविटी जो नोस्ट्रिल होती है, जो नोज होती है, वो जो नोज है जिस कैविटी के अंदर वो ओपन होता है उसको हम कहते हैं नोजल कैविटी। बकल कैविटी क्या होता है, जो माउथ होता है जिस कैविटी के अंदर ओपन होता है उसको हम कहते हैं क्या, बक्कल कैविटी। अब ये दोनों नोजल कैविटी और बक्कल कैविटी जिस ट्यूब में मिले होते हैं, वो जो ट्यूब होता है उसी को हम कहते हैं क्या, फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक जो ओइसोफेगस जो मैंने डायग्राम में दिखाया था, और दूसरा जो होता है वो चला जाता है ग्लॉटिस में। और ग्लॉटिस के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के बाद हम जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस भी करते हैं। और जैसे हम रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा जब खाते समय जब बोलते हैं तब हवा निकलती है, और जब हवा निकलता है तो वो एपिग्लॉटिस जो होता है वो जो है वो खुल जाता है। मतलब क्या, हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये है आपका फेरिंग्स, ये देखिएगा, ये कुछ दो तरह के ट्यूब होते हैं, ये ढक्कन एक तरह का हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और ये है ओइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो भोजन इसमें आता है, लेकिन जब हम खाने के साथ बोलते हैं या उस समय बोलते हैं तो उस कंडीशन में ये ढक्कन ओपन हो जाता है, और वो जो खाना है वो हो सकता है इस विंड पाइप में आ जाए और आपको जो है दिक्कत हो जाए, इसीलिए जो है खाते समय बोला जाता है। तो एपिग्लॉटिस का मेन वर्क क्या होता है कि ये क्या करते हैं, जब हम खाने की स्वेलिंग करते हैं, जब हम खाते हैं तो उस कंडीशन में ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्या करता है, क्लोज रखा रहता है, बंद किया रहता है। तो ये फंक्शन होता है किसका, एपिग्लॉटिस का। तो इस तरह से ये था एक रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमन के अंदर। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वॉइस बॉक्स की, वॉइस बॉक्स होता क्या है, तो हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में एक पार्ट देखा है हमने, लैरिंग्स। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखते हैं द वॉइस बॉक्स। तो देखिएगा द वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है, तो लैरिंग्स जो होता है उस लैरिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स से। अब ये लैरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ये जो होता है ये इनलार्ज पार्ट होता है, और ये जो है ट्रैकिया से कवर्ड होता है, चारों तरफ से जो है ट्रैकिया होते हैं, और वो ट्रैकिया के
चारों तरफ जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं, एक जो है एक चारों तरफ से प्रोटेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये जो है प्रोट्रूडिंग कार्टिलेजिनस ऑफ वॉइस बॉक्स जो होते हैं, अब इसमें क्या होता है, इस लैरिंग्स के अंदर जो होता है एक प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज होता है, प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज, जिसको हम नाम देते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। और ये जो प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज होता है, ये जो एडम्स एप्पल होते हैं, ये किसी किसी में जो लैरिंग्स होता है वो बाहर थोड़ा सा निकला होता है और इसको हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज, और जो इसको हम नाम देते हैं एडम्स एप्पल। और ये जो होता है ये केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर। तो मेल के अंदर देखा होगा ये थोड़ा सा जो है गले के पास बाहर निकला होता है हड्डी, जिसको हम प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज कहते हैं, जिसको हम एडम एप्पल कहते हैं। और इसी वजह से जो मेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, वो थोड़ी सी भारी होती है, और फीमेल में जो है ये पार्ट नहीं होता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैरिंग्स के अंदर जो होते हैं 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड, जो आपस में वाइब्रेट करते हैं, या जिसमें आपस में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और जैसे ये है दोनों जब हिलते हैं तब वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस साउंड, तब वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा होता है रिस्पायरेशन किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक वीडियो देखिएगा और इसके आगे वाला वीडियो देखिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।